नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत हमारा ये जो कार्यक्रम है स्पॉटलाइट विथ सिद्धार्थ मिश्रा, इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी, जिनका काफी लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में और चुनावी रणनीति को उन्होंने काफी करीब से देखा है, काफी गहराई से जानते हैं वो। अभी महाराष्ट्र का चुनावी मैदान सज चुका है और जैसा आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर परीक्षा है बीजेपी की, क्योंकि और जिस तरह से वहां पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सियासी गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से उठापटक हुई है, उसके बाद से वहां का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। और जो दो प्रमुख गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी और बीजेपी और बीजेपी के साथ के जो दल हैं, तो वो मैदान जो है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, 20 तारीख को वोटिंग है वहां, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। तो काफी तेजी से वहां पर चुनावी घटनाक्रम बदल रहा है। इन तमाम चुनावी घटनाक्रम पर गहराई से इसका विश्लेषण करने के लिए हम सिद्धार्थ मिश्रा जी के साथ मौजूद हैं और हम बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे देख रहे हैं आप जो महाराष्ट्र का चुनावी मैदान सज चुका है, किस तरह आप देख रहे हैं? अमित, धन्यवाद इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। और महाराष्ट्र के चुनाव पे तो चर्चा बहुत गर्म है। उस पर अब चुनाव में कोई 10 दिन का समय रह गया है और 15 दिन का समय रह गया है। और अभी जो रिबेल्स को लेकर के कौन सी पार्टी किसको टिकट दे रही है, क्या दे रही है, इन सारी कुछ चीज़ें को लेकर के चुनाव हो रहा था। महाराष्ट्र का ये चुनाव 2-3 मुद्दों को लेकर के मैं जो देखता हूँ, देखिए रिबेल उबेल तो शॉर्ट टर्म इलेक्शंस की चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं। महाराष्ट्र हमारे यहाँ का प्रमुख स्टेट है और जो फाइनेंशियल कैपिटल हिंदुस्तान का बॉम्बे जो कहते हैं वो है। और महाराष्ट्र जो है हमारे देश का एक तरह से फाइनेंशियल नर्व सेंटर है, जहाँ पर नॉट ओनली इंडस्ट्रियली बट ऑल्सो एग्रीकल्चरली जो वहाँ की जो कैश क्रॉप्स हैं या शुगर क्रॉप्स है या आपके कॉटन क्रॉप है या इन सब की जो एग्रो इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, दोनों का बहुत बड़ा सेक्टर है महाराष्ट्र। और लोग कहते हैं कि इसके इवॉल्वमेंट के पीछे 2 कारण रहे। एक तो वो चूंकि समुद्र के किनारे है, तो समुद्र ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के किनारे जो राज्य होते हैं, और चूंकि उनको डायरेक्ट एक्सेस होता है ट्रांसपोर्ट का बिकॉज ऑफ द सी वेज का, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बॉम्बे को ब्रिटिशर्स ने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो महाराष्ट्र कहलाती है, उसमें कुछ स्टेट अलग होते हैं, गुजरात और ये, लेकिन वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अंग्रेजों ने डेवलप किया और बाद में जब महाराष्ट्र बना तो वहाँ काफ़ी हद तक स्टेबल गवर्नमेंट रही। और आप ये लगा लीजिए कि 1990s तक वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट रही, जब तक कि वहाँ पर मनोहर जोशी की सरकार नहीं आ गई, शिवसेना बीजेपी की सरकार जब तक नहीं आ गई, तब तक वहाँ कांग्रेस की सरकार रही। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने महाराष्ट्र को काफ़ी इंडस्ट्रियली इनरिच किया, फाइनेंशियली इनरिच किया है। और अब जो पिछले हम 5 साल से देख रहे हैं, वहाँ पर बड़ी उठापटक की सरकार चल रही है। उसके पहले जो बीजेपी जो सरकार बनी, फडणवीस की सरकार, उस सरकार ने 5 साल ठीक ठाक चलाया, लेकिन जब वो चुनाव में दोबारा गए हैं शिवसेना के बाद, तो शिवसेना ने फडणवीस को एज चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और यहाँ पर शरद पवार जी मैदान में आ गए और उन्होंने डी आइडियोलाइजेशन ऑफ महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स शुरू किया। डी आइडियोलाइजेशन कि आइडियोलॉजी से हट करके उन्होंने एक गठबंधन बनाया, शिवसेना, जो कि कांग्रेस की धूर विरोधी पार्टी थी। वो शिवसेना और कांग्रेस और अपनी पार्टी एनसीपी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और उद्धव ठाकरे को उन्होंने महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया। ये सरकार चली, 2-3 बरस चली ये सरकार, लेकिन उसके बाद बीजेपी कभी इस बात को, चूंकि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी थी, 102 सीटें उसको आई थी, और बीजेपी ने इसको धोखा माना कि शिवसेना ने उसके साथ धोखा किया है।
और बीजेपी ने 2022 में ये इसको गिरा दिया, इस सरकार को गिरा दिया, तोड़ दिया पार्टी को, शिवसेना को तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे वहां से बाहर निकल करके उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया और फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। और यह सरकार जो महायुति की सरकार है, जो पहले जो सरकार बनी थी वो महाविकास आघाड़ी की डेवलपमेंट के नाम पे थी, आइडियोलॉजी के नाम पे ना होकर के डेवलपमेंट के नाम पे उसका दिया गया था। और फिर अब ये सरकार बनी, महायुति की सरकार बनी, ग्रैंड अलायंस, जिसके अंदर पहले तो बीजेपी और जो घटक, शिंदे वाला घटक है जो कट करके आया इधर, उसकी सरकार बनी। और उसके बाद इन्होंने शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ा और अजीत पवार जो उनके क्लोजेस्ट लेफ्टिनेंट थे, आपको याद होगा वैसे अजीत पवार ने जब शुरुआत में भी, जब 2019 में भी ये 48 घंटे के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे नरेंद्र फडणवीस के साथ की, लेकिन वो सरकार फिर वापस आ गए थे और इस बार वो आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन ये सरकार और एमवीए के साथ तो एक तो ये गठबंधन है जिसमें जो निकले हुए, जो पेरेंट पार्टी से निकले हुए दो घटक जो हैं, लेकिन जिनको रिकॉग्निशन है एज मेन पार्टी क्योंकि ज्यादा एमएलए उनके पास है। और दूसरे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है शरद पवार की पार्टी है, जिसका नाम आज के टाइम में एनसीपी शरद पवार है। और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी अजीत पवार और उनके साथ कांग्रेस है। एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस, तो ये तीन अब ये जो चुनाव है, अब बड़ा इंटरेस्टिंगली ये चुनाव में अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव दो लेवल पर लड़ा जा रहा है। एक तो नेशनल लेवल पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो बहुत जद्दोजहद चल रही है इस समय, और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब उसने 3 डिजिट फिगर में एंटर कर लिया है और उसके बाद से, और बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आ पाई है ऑन इट्स ओन लोकसभा में, उसके बाद से हरियाणा में हालांकि कांग्रेस चुनाव हारे हैं, लेकिन बहुत क्लोज फाइट रहा है, मतलब बहुत ही क्लोज फाइट रहा है, 0.5% का वोट का शेयर का अंतर है। तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है वो महाराष्ट्र में भी आपको नजर आएगी। तो एक तो नेशनल लेवल की फाइट ये है जो कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि कांग्रेस को इस जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें कांग्रेस को करीब 110 सीटें दी गई हैं लड़ने के लिए। उनमें कांग्रेस 75 सीट बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, 15 सीट शिवसेना, एक जो शिंदे वाली पार्टी है उसके खिलाफ लड़ रही है जो बॉम्बे की सीट से, और 7 सीट वह एनसीपी के खिलाफ लड़ रही है, महाराष्ट्र वादा की कुछ सीटें, और 2 सीट उनके जो छोटे मोटे दल है उनके साथ लड़ रही है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो बीजेपी से मात्र 31 सीटों पे लड़ रही है और 50 सीटों पे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ लड़ रही है, और 6 सीट एनसीपी के खिलाफ और 4 सीट अदर्स के खिलाफ। उसी तरह से एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है वो 40 बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, 8 शिवसेना के खिलाफ लड़ रही है, और 38 सीटों पे वो जो है सो अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ लड़ रही है। तो अजीत पवार वाली एनसीपी जो है वो कुल्लम 50-52 सीट पर लड़ रही है, उस पर 38 सीटों पर उसका मुकाबला शरद पवार की पार्टी से है। तो अब चाचा भतीजा कंटेस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो नेशनल लेवल का पॉलिटिकल कंटेस्ट है जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और दूसरा जो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये जो दोनों पार्टियां जो टूट गई हैं पिछले चुनाव के बाद और इस चुनाव के बीच में, इन दोनों पार्टियों के बीच में जो एक के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। और जैसे कि लोकसभा चुनाव में जब जो पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए और उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए उसमें देखा गया कि एमवीए जो विकास आघाड़ी है, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे वाली, उसने बहुत ही बढ़िया स्कोर किया इनके ऊपर, और जो भी सीटें और ये अजीत पवार की पार्टी ने तो बहुत बुरा परफॉर्म किया, बारामती में उनकी पत्नी तक हार गई इलेक्शन में, और ये लेकिन दोबारा बारामती की जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है
उस सीट पर अब अजीत पवार खुद लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ उनके भाई का बेटा, उनका भतीजा लड़ रहा है चुनाव। तो जो फैमिली जो है शरद पवार, जो शिवसेना के अंदर जो टूट हुआ है, एक उनके अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, और दूसरा जो शिवसेना के अंदर एनसीपी और उसके बीच में, तो स्टेट लेवल पर रीजनल पार्टी, रीजनल फोर्सेस के बीच की लड़ाई है कि कौन सी ओरिजिनल रीजनल पार्टी है, किसको वहां की जनता ओरिजिनल शिवसेना और ओरिजिनल एनसीपी मानती है, उसका मानती इम्तिहान है। चुनाव में होगा। और दूसरा, नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, वहां पर जो मुद्दे कांग्रेस बना रही है, जैसे कि अभी एयरबस की फैक्ट्री गुजरात में लगी, जिसका इनॉग्रेशन करने मोदी जी गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो कांग्रेस ने उसको, जब वो इनॉग्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो कांग्रेस का उस दिन ट्वीट आया कि भाई ये तो फैक्ट्री महाराष्ट्र की थी, इसको उन्होंने गुजरात पहुंचा दिया। तो जी जी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस बात की लड़ाई होगी कि जो नेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर लड़ाई होगी कि ये जो 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 एलिगेशंस कांग्रेस लगातार लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि ये सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात लेकर के जा रहे हैं, जो 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, सारे प्रोजेक्ट्स वहां जा रहे हैं, सारे प्रदेश के प्रोजेक्ट वहां जा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा जो है, जो कांग्रेस इनके खिलाफ बनाती है, कि वो सारे देश का सारा इंटरेस्ट कुछ कॉमर्शियल हाउसेस को बेच रहे हैं। और बॉम्बे में उन्होंने मुद्दा जो बनाया है कि अडानी का जो ये जो धारावी, जो सबसे बड़ा स्लम है एशिया कहा जाता है, उसका रीडेवलपमेंट का जो उन्होंने ठेका जो है, वो उन्होंने अडानी को दे दिया, अडानी फर्म को दे दिया है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे दिया है। इसको लेकर के भी एक मुद्दा कांग्रेस बना रही है। तो अमित जी कहने का मतलब ये था कि इस चुनाव में आपको दो तरह के लेवल पे टू टायर इलेक्शन है, टू टायर कंटेस्ट है इसके अंदर। एक टॉप टायर कंटेस्ट तो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और ये दोनों पार्टियां ज्यादा सीटों पे भी लड़ रही है चुनाव, ज्यादा सीटों पे भी लड़ रही है चुनाव, और ये टू टायर कंटेस्ट है। और और सेकंड टायर जो है, वो है ये जो रीजनल पार्टीज है, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस चुनाव के अंदर ये है कि दोनों पार्टी में से किसी ने भी, दोनों पार्टी नहीं, दोनों अलायंसेस, महायुति और विकास आघाड़ी, दोनों ने कोई भी अपना अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने अपने दशहरा की स्पीच में ये कहा था कि कोई हमें अंडर एस्टिमेट ना करे। तो जब ये बात कहा गया था तो लोगों ने कहा कि शायद ये उद्धव ठाकरे को निशाना बनाए कह रहे हैं, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे को निशाना नहीं बना रहे थे, वो निशाना उनका बीजेपी के तरफ था कि आप हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा असेंबली के चुनाव में, और हम भी उतनी दमखम से लड़ेंगे। और टिकट के बंटवारे पे जितने लड़ाई झगड़े हुए हैं वो देखने। और मैं आपको बताऊं कि 75 के ऊपर सीट पर शिवसेना लड़ रही है। ग्रुप 73 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है जी। हाँ, तो वो तो उन्होंने, और जबकि इनफैक्ट जो एकनाथ बावनकुंडे, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, जब उनसे पूछा भी गया कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन है, तो उन्होंने कहा था कि ये अभी मुद्दा एजेंडे पे नहीं है, जब आएगा तो तय कर लेगा। तो इतना ये भी नहीं है कि मतलब ये होता है कि चीफ मिनिस्टर के मुद्दे पर सहमति नहीं है, और जो आपस में उठापटक होने वाली है वो चुनाव के बाद होगी, चुनाव तक चीजों को सहमति के आधार पर तय किया जाए। खास बात यह है कि इस चुनाव के अंदर खास बात यह है कि चूंकि जो इतने रिबल्स का आप नंबर देख रहे हैं, मैंने बड़े आश्चर्य वाली बात है कि दोनों तरफ इतने रिबल्स कहां से आ गए हैं। तो रिबल्स का जो आप नंबर देख रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि पार्टी टूटी, एक पार्टी सत्ता में आई, मेजॉरिटी में आई, लोगों को लगा कि इस पार्टी के पास दमखम है, लोग उसके पास गए, उससे टिकट मांगने के लग गए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो लोगों को अचानक ये लगा कि भाई लोगों का समर्थन तो दूसरी तरफ, तो इसी तरह से वहां पर भी टिकट्स के बहुत एस्पायरेंट पड़ गए हैं, और उसको लेकर के वहां पर ये रिबल्स के नंबर वहां पर भी हमको दिख रहे हैं। खास बात एक और ये है इस चुनाव के अंदर की, जो इस चुनाव में हालांकि कांग्रेस ने अपने साथ जो वहां की जो पुरानी कुछ पार्टियां हैं, महाविकास आघाड़ी ने
वहाँ की जो कुछ पुरानी खास पार्टियां हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टियां, हालांकि उनका अब इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया है, जो CPI-M है, CPI मार्क्सवादी, फिर CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, पीपल्स वर्कर पार्टी है और समाजवादी पार्टी, इन सबको अपने अलायंस में इन्होंने जगह दी। इन सबको अपने अलायंस में जगह दी है। समाजवादी पार्टी को सीट देने के पीछे अबू आजमी उनके नेता हैं, जो मिनिस्टर भी, सॉरी वो MLA भी दो हिस्से हैं, कि ये इन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। जो माइनॉरिटी का वोट है, जो कि पूरे एक मुश्त उनको लोकसभा चुनाव में मिला था, उसको कंसोलिडेट करने की इन्होंने और कोशिश की है। और हालांकि ये माइनॉरिटी वोट के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिमीन जो मजलिस मुस्लिमीन जो है, जो AIML पार्टी, जो हैदराबाद की पार्टी है, वो इस चुनाव में लड़ रहे हैं। जो दलित बेस्ड कुछ पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी तो खैर इनके साथ है, एक सीट दिया गया है उनको, जो कि लेकिन जो BSP चुनाव लड़ रही है, अम्बेडकर की पार्टी, जो तुषार अम्बेडकर, जो उनके जो ग्रैंडसन है बाबा साहब के, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर जो यूपी में MP बने हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये देखना है कि ये जो दलित वोट, जो कि बहुत अच्छी संख्या में महाराष्ट्र में दलित वोट है, जो लार्जली कांग्रेस के साथ जाता रहा है। आप जानते हैं कांग्रेस ने जी बिल्कुल दलित चीफ मिनिस्टर्स भी दिए हैं वहां पर, जो है तो वो दलित वोट इस समय को क्या ये लोग काट पाएंगे? और चूंकि NCP में जो कुछ प्रोमिनेंट फेसेस हैं, और मतलब ये BJP के कहते हैं ना, कलीजे पे मूंग दल करके उन्होंने कुछ लोगों को टिकट दिया, जैसे कि वो नवाब मलिक को, जिसको BJP टेररिस्ट कहती है, डॉक्टर इब्राहिम का उसको गुर्गा कहती है, उसको NCP ने टिकट, और BJP ने कितना मन महसूसा होगा इसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको शरद पवार, ये जो अजीत पवार की पार्टी है और एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है, खास करके अजीत पवार की पार्टी जो है, इसको तो ये लगता है कि अगर माइनॉरिटी वोट उसे नहीं मिला तो फिर वो कहीं की नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी टिकट दिया है, और नवाब मलिक को उन्होंने अबू आजमी के खिलाफ टिकट दिया है। तो देखना है कि माइनॉरिटी और दलित वोट किधर जाता है। लेकिन ऑन द होल इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, और ये चीजों को डिसाइड करेगा, जैसे मैंने ये कहा कि एक तो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में क्या हवा अभी भी जो है हवा का रुख जो BJP के लिए बिल्कुल आंधी चल रही थी, जिस पर एक लगाम लगा है, और लगाम अभी लगा ही हुआ है। मैं हरियाणा के चुनाव में रिजल्ट उनके पक्ष में आया है, लेकिन जो आप वोट शेयर देखेंगे और जो वोट परसेंटेज देखेंगे, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि वो लगाम लगा ही हुआ है, उनके ऊपर लगाम लगा हुआ है। तो वो लगाम जनता जो है महाराष्ट्र में उनके ऊपर और कसती है या उसे थोड़ा ढील देती है, ये हमें जब रिजल्ट्स 23 तारीख को आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आज हम चूंकि ये चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं इस नए प्रोग्राम जाहिर सी बात है, क्योंकि जी बिल्कुल अब 20 तारीख चुनाव है, बिल्कुल अब एक पखवाड़े का समय बचा हुआ है। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे कि पिछले दिनों खबर आई थी कि RSS और BJP में मतभेद, मनमुटाव की खबरें आ रही थी। तो चूंकि RSS का गढ़ है महाराष्ट्र, नागपुर वहां पे महाराष्ट्र में ही है, और RSS की तरफ से ये बयान आया है कि वो जो है BJP के समर्थन में कुछ लोगों में जन जागरण जलाएगा। तो आपको लगता है कि वाकई RSS अपने पुराने तरीके पे वापस लौट रहा है और उसका प्रभाव पड़ेगा BJP पे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि RSS ने कभी भी BJP का विरोध किया, और ये तो अननेसेसरली, मतलब मैं कहूँगा कि जो पूरा जो मतलब BJP का कोई भी जो सदस्य है, पुराना सदस्य है, उसमें से कौन सा सदस्य RSS का सदस्य नहीं है, शाखा करने वाला नहीं। तो ये कहना है कि RSS और BJP दो अलग अलग एंटिटी हैं, मैं तो नहीं मानता। BJP RSS का पॉलिटिकल विंग है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, BJP के लीडरशिप को लेकर के RSS की लीडरशिप को के बीच में रशाकशी चलती रहती है। अटल जी के टाइम में भी रशाकशी चलती थी,
और आज भी वो रशाकशी चली, जिसमें कि आरएसएस के लोगों, आरएसएस का कंसर्न ये नहीं है कि बीजेपी मजबूत हो रही है। आरएसएस का कंसर्न ये है कि बीजेपी के अंदर कोई लीडर ऐसा मतलब कि का स्वामित्व तो ना हो जाए। बीजेपी के ऊपर जो ओनरशिप है या बीजेपी की जो प्रोप्राइटरशिप है उसके ऊपर, वो हमेशा आरएसएस की बनी रही। ये आरएसएस का कंसर्न है, और जो आइडियोलॉजिकल कंसर्न भी आरएसएस का है। और मेरे ख्याल से आरएसएस ने इस बात को लगातार एस्टैब्लिश किया है। और जो भी और अभी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद के जो रिजल्ट्स आएंगे, उस रिजल्ट्स में बहुत कुछ ये तय करेगा कि बीजेपी का अगला पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा। जैसा आप जानते हैं, जयप्रकाश नड्डा का सेकंड टर्म भी खत्म हो चुका है, एक्सटेंशन पर है। इस चुनाव तक लोग वेट कर रहे हैं, उसको बताएगा। और सिर्फ महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, झारखंड, जहाँ पर की बीजेपी का बहुत बड़ा स्टेट है, बीजेपी का चुनाव है। और जो आरएसएस के जो इस समय पोस्टर बॉय हैं, जिनका आरएसएस बहुत प्रमोट कर रहा है पॉलिटिशियन, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को जब हरियाणा के चुनाव के लास्ट मतलब कि फेज में, जबकि मोदी जी और अमित शाह भी चुनाव में उस उतनी नजर नहीं आ रहे थे, तो उस समय लास्ट एक हफ्ते में योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया। और वो जो बटोगे तो कटोगे का नारा, जो कि अब बाकी प्रांतों में भी यूज किया जा रहा है, वो योगी आदित्यनाथ का नारा है, आरएसएस का नारा है। तो आरएसएस जो लोकसभा चुनाव के पहले जो वो स्टेटमेंट था जगत प्रसाद नड्डा का कि बीजेपी ऑन इट्स ओन कैन फाइट इलेक्शंस, आरएसएस ने ये जता दिया है कि ऑन योर ओन यू कैन नॉट फाइट इलेक्शंस। आरएसएस का तुम्हें, क्योंकि तुम आरएसएस के अंग हो, तुम्हें आरएसएस की जरूरत है। तो आरएसएस और महाराष्ट्र में तो आरएसएस, महाराष्ट्र से ही आरएसएस की उत्पत्ति है। और हिंदुत्व मूवमेंट का के जो जनक रहे हैं, जो एक तरह से कहिए हिंदू नेशनलिज्म के वीर सावरकर, उनकी धरती है। तो आरएसएस तो बीजेपी के अलावा और किसको सपोर्ट करेगा? शिवसेना। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कितना सपोर्ट करेगा ये पता नहीं आज की तारीख में। लेकिन बहुत से बहुत अगर आरएसएस कुछ अपने लाइन से डेविएट करेगा तो वही हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहीं पर अगर चुनाव में वो एनसीपी के साथ फंसी हुई है तो वहां पर वो उनको निकाल देंगे। मतलब ये तो मतलब कि वेरी माइक्रो लेवल पर, बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल्स पर। बट माइक्रो लेवल पर, लार्ज स्केल पर आरएसएस विल सपोर्ट बीजेपी इन द इलेक्शनरिंग ऑन द पोलिंग डे इन महाराष्ट्र। इस बात को तो आप बांध करके रख लें। जी बिल्कुल। चलिए, आज हमने काफी चर्चा हमारी हुई महाराष्ट्र का जो चुनावी रण सजा हुआ उस पर। पहला ही एपिसोड इसे हम मानेंगे। अभी और कई मुद्दे बाकी हैं, कई अहम इश्यूज जो है वो बाकी हैं, उन पर हम बात और करेंगे। किस तरह से चुनावी घटनाक्रम और बदल रहा है। अभी जो 15 दिन बचे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत पानी बहेगा गंगा में भी, और क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, परिस्थितियां किस तरह से बदल रही है, चुनावी मुद्दे किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों पे भी हम चर्चा करते रहेंगे। ये जो हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट है सिद्धार्थ मिश्रा जी के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आज जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ सर।